ओम शांति सभी भाई बहनों को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मास्टर दाता क्लासेस में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे बैंकिंग अवेयरनेस सब्जेक्ट पे, तो पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था भारत में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, यानी हिस्ट्री हमने देखी थी। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कितने तरह के बैंक होते हैं और बैंक के क्या कैटेगराइजेशन करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं थर्ड लेक्चर, यानी हम बैंकिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ बैंकिंग के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर बैंक और बैंकिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो अगर आपने नहीं देखा है पिछले लेक्चर, तो आप वहाँ जाके उसे समझ सकते हैं और उसमें डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी भाई बहन इस चैनल इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात होती है कि यूनिवर्सल और डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल बैंक वो होते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम होता है जहाँ पे आपकी सारी फैसिलिटीज़ अवेल प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे एफडी हो गया, आप इन्वेस्टमेंट कर किया जाता है, शेयर होल्डिंग में पैसा लगाता है, डिपॉजिट फैसिलिटी होती है, लोन लेने की फैसिलिटी होती है, मतलब सारे ओवरऑल ऑलराउंडर्स बैंक को यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है। और जहाँ पे एक भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे आपका टर्म डिपॉजिट नहीं लिया जाता है, या फिर आपको लोन नहीं दिया जाता है, या आपको डायरेक्ट पब्लिक कॉन्टैक्ट नहीं रिलेशन में नहीं रखा जाता है, तो उसे डिफ्रेंशिएटेड बैंक से, यानी यूनिवर्सल बैंक में एक भी चीज़ अगर नहीं हो तो आप डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स हो गए। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग होती कितने तरह के। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग दो तरीके के होते हैं, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं और एक पेमेंट बैंक होते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन से जुलाई 2014 में लाए थे, 2014 में। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हमारे अरुण जेटली साहब थे, जो कि एनडी यानी बीजेपी गवर्नमेंट से संबंधित कैबिनेट मिनिस्टर, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस समय जो आरबीआई जो लाई थी, मतलब एक रूल्स लाई थी जो कि आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की ओपनिंग की थी। ये ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना था। अब क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये वो प्रोसेस है जहाँ की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डायरेक्ट करती है अदर बैंक्स को, ताकि वो जो रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरियाज है वहाँ पे जाके ब्रांचेस का खोलें, ताकि जिन लोगों को वो सर्विसेज या फैसिलिटीज़ नहीं अवेल हो पा रही वो भी इस फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें और बैंकिंग में अपना प्रमोट कर सकें, अपने आप को बैंक में इन्वॉल्व कर सकें। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब बैंकिंग के टॉपिक में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इनमें ज़्यादा आता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में मोस्टली स्टैटिक पोर्शन आता है, और पेमेंट बैंक में तो कोई गारंटी नहीं कब कौन सा क्वेश्चन, और ये मोस्टली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको दिख रहा है, जैसे उषा थोराट कमेटी बैठी थी जिन्होंने इसे रेगुलेट किया था। इसमें आपके रिजर्व कैपिटल मोर देन 1000 करोड़, 100 करोड़ होनी चाहिए। और आप में जो लैंडिंग है, यानी उधार लेने, आप इंडस्ट्री से उधार ले सकते हैं इन केस अगर वो ज़रूरत पड़ती है। और ये यूनिवर्सल बैंकिंग पे के प्रिंसिपल काम करती है, यानी आप यहाँ पे एफडी भी खोल सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे आरडी, एफडी ये सब भी ओपन हो सकता है। साथ साथ एक एसएलआर और सीआरआर इन बैंकों को होना चाहिए, कंपलसरी है, ये आरबीआई के रेगुलेशंस है। ठीक है, कमांड है। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भारत में खुला था वो था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि जालंधर पंजाब में खुला था। ठीक है, अब ये इसका एक सिंबल है, जो कि इसकी टैगलाइन है, विश्वास से विकास तक। इसी तरह पेमेंट बैंक की बात करें तो ये नचिकेत मोर कमेटी बैठी थी, जो कि पेमेंट बैंक को रेगुलेट कर रही थी उस समय। इसमें आप इन पेमेंट बैंक कभी भी किसी से उधार नहीं ले सकते, ऐसा इसलिए है। साथ साथ ये कभी लोन भी किसी को नहीं दे सकते, और ये एक लोन भी किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें क्या है, मोस्टली जो पैसा है डिपॉजिटर्स का, वो मतलब पुअर या लो मिडिल क्लासेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या अपर मिडिल क्लास बेसिकली उनसे बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका लिमिटेड कैपिटल होता है। तो आप ना ही जो पेमेंट बैंक है वो किसी को उधार ले नहीं सकते और ना ही किसी को लोन दे सकते हैं, क्योंकि उनका लिमिटेड पैसा, वो कभी भी अगर उनको ज़रूरत पड़ती तो ईजिली यहाँ से अवेल कर सकते हैं। साथ साथ जो आपका पेमेंट बैंक का होता है, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड हो गया, एनआरआई अकाउंट हो गया, एफडी और आरडी, इसको परमिशन नहीं है कि बैंक इन सबको प्रोवाइड करे। ठीक है, यानी पैरा बैंकिंग सर्विसेज पूरी नहीं देंगे। अगर ये पूरी करने लगे तो ये भी एक यूनिवर्सल बैंकिंग में आ जाएंगे। ठीक है, ये नैरो बैंकिंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और फर्स्ट पेमेंट बैंक खुलने वाला जो इंडिया में था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। कहाँ खुला था? ये राजस्थान में खुला था। कुछ एग्जांपल, जैसे जैसे पेमेंट बैंक, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट हो गया, पेटीएम हो गया। पेटीएम, अभी क्वेश्चन ये कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें जब एग्जाम में आएगा कि पेमेंट बैंक कौन से होते हैं, नॉन पेमेंट बैंक कौन से, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से।
तो सबसे बेस्ट तरीका है, जो पेमेंट बैंक होंगे उसके लास्ट में आपको पेमेंट दिखाई देगा, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो एक पेमेंट वर्ड है, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक को नचिकेत मोर कमेटी ने मतलब इसके लिए रूल्स निकाले थे। ये कभी भी नैरो बैंकिंग की तरफ ये कमांड करती है। एटीएम कार्ड इशू कर सकती है, डेबिट कार्ड इशू कर सकती है, कभी किसी को लोन नहीं दे सकती, ना किसी से उधार ले सकती है। ठीक है, ये आपको अब पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। अगला टॉपिक है, अब हम बैंकिंग के बारे में बता रहे थे, जो कि एक प्रोसेस होता है कि बैंक को किस तरह ऑपरेट करते हैं। बैंकिंग एफिशिएंट करनी है तो आपको वहाँ के जो बैंकर है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ज़्यादा एफिशिएंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हम क्लासिफिकेशन होते हैं बैंकिंग के बारे में। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन बेस, कई क्लासिफिकेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होगा, प्रोडक्ट्स के बेसिस में, लेंडिंग प्रैक्टिस यानी किससे उधार ले सकते हैं बैंक, इमरजेंसी है, एक्टिविटी कौन कौन सी बैंक वो करते हैं, ओनरशिप के बारे में, और अदर पिकुलियर स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बैंकिंग की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इसमें आता है ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग वो बैंकिंग है जो कि मोर देन वन ब्रांचेज होते हैं एक सिटीज़ में। एक हेड ऑफिस तो होता ही होता है, उसके साथ कई सारे ब्रांचेज होते हैं, कई लोकल एरिया में, रीजनल लेवल पे। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं अगर ब्रांच बैंकिंग की, तो ये क्या है, ये अप एंड डाउन, जब भी आपके जो इकोनॉमी है उसमें अप एंड डाउन जो होगा तो उसमें ये स्टेबल रहते हैं। ठीक है, साथ साथ लेस ऑपरेशनल फ्रीडम, ये इसका डीमेरिट है कि इसमें ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं हो सकती। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको पहले अपने वहाँ जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, उससे बात करेंगे, फिर वो जोनल ऑफिस में वो उसी को फॉरवर्ड करेगा, फिर वो रीजनल ऑफिस पे, और फिर वो स्टेट लेवल यानी हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस फिर हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस फ्रीडम होती है, आपको इंडिपेंडेंट तुरंत डायरेक्शन नहीं ले सकते। साथ साथ ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होती है इसमें मोर फाइनेंशियल, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो बहुत सारे लोग इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मोर फाइनेंशियल रिसोर्स इसमें आ सकती है। साथ ही स्लो प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई लेवल पे आपको डिसीजन लेने के लिए उसको प्रॉब्लम्स को आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो बहुत ही लो प्रोसेस है, स्लो है। साथ साथ हाई कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारा स्टाफ होगा, तो उनको फी भी देनी है। ब्रांच खोलेंगे तो उसके लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, तो इन सबको मैनेज करने के लिए तो ये सिग्निफाई करता है कि बहुत ही हाई कॉस्टली प्रोसेस है। साथ साथ हैंड इन हैंड विद द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तुरंत सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हो। आप बैंक में जाइए, वहाँ पे आप जो भी प्रॉब्लम आप उसे डिस्कस कर सकते हैं और इजीली सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हम यूनिट बैंक की बात करते हैं। यूनिट बैंक एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक कंसेप्ट है, जो कि यूनिट बैंक मतलब सिर्फ एक सिटी में, ये एक सिटी में वन बैंक है। अगर ज़्यादा बड़ा स्टेट है, सिटी है, तो उसमें आप लिमिटेड नंबर ऑफ बैंकिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी ब्रांच बैंकिंग वो थोड़ी थोड़ी दूर पे काफ़ी होती है। इतना समझ गया। साथ साथ जैसे उसमें एडवांटेज है कि वो स्टेबल होता है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। अगर किसी सिटी में प्रॉब्लम आ गई तो सभी लोग रश बन जाएगा बैंकिंग में, बहुत ही अनस्टेबल होगा, क्योटिक कंडीशन होगी। तो इसकी वजह से इसको लोग प्रेफर नहीं करते हैं। मोर ऑपरेशनल फ्रीडम, ये इसका एडवांटेज है। ऑपरेशनल फ्रीडम इसलिए है क्योंकि आप एक ही जगह पे पूरा मैनेजमेंट है, पूरा स्टाफ है, तो आप इजीली वहाँ पे कोई भी डिसीजन ऑन द टाइम ले सकते हैं, ऑन द स्पॉट ले सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम बचेगा और एफिशिएंट हो सकता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं कंसनट्रेट है, ये एक ही इसका एडवांटेज कह लीजिए या डिसएडवांटेज होता है। जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है एक ही जगह पे रखा जाता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका लॉस भी हो सकता है। और साथ साथ आपको कभी अगर अमाउंट की ज़्यादा, अगर लोन चाहिए या कुछ चाहिए, तो आपको तुरंत आपको मिल जाए। कैश अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको तुरंत वो ग्रांट किया जा सकता है, आपको टाइम नहीं लगेगा। चेक इशू में भी टाइम नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता। डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है क्योंकि एक ही जगह पर पूरा मैनेजमेंट, लो कॉस्ट ऑफ है, मैनेजमेंट कम है, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं खोलनी, ज़मीन नहीं खरीदनी, आपको लेबर नहीं चाहिए एम्प्लॉय करना वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे लो कॉस्ट हो गया। साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर भी यहाँ पे कम है, और साथ नो स्पेशलाइजेशन सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, दो तरह के होते हैं, एक रिटेल बैंकिंग होती है, होलसेल बैंकिंग होती है। रिटेल बैंकिंग आप पब्लिकली डील करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बहुत सारी पब्लिक आती है, वो अपना मतलब हर एक लेवल पे इसे करते हैं, हर एक के लिए हम अलग से टाइम निकालते हैं, तो ये हो जाता है। ठीक है, इट टेक्स, ये आपका इट टेक फंड फ्रॉम द इंडिविजुअल से फंड लेते हैं, यानी डिपॉजिट करते हैं वो लोग और इन्वेस्ट कर देते हैं, और बैंक जो उसके इन्वेस्ट कर देते हैं स्मॉल बिजनेस में। साथ साथ इसमें एक मेन कंसेप्ट है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ लो ट्रांजिशन, मतलब लार्ज, बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, जो और वो क्या लो ट्रांजिशन करते हैं, मतलब 2000, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख तक, मतलब मैक्सिमम इतना ही होता है। ठीक है, इसी लेवल पे होता है, मतलब लो करके काफ़ी लार्ज अमाउंट पे हम इन्वेस्ट करते हैं। साथ साथ जबकि होल सेल है, इसमें कम लोग आते हैं। जैसे ये जो बिज़नेस होता है लैक्स में होता है, हाँ, मतलब
10 लाख मतलब लैक्स में होता है, साथ साथ करोड़ में भी जा सकते हैं, करोड़ में जाता है, मिलियंस वगैरह में जाता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़े लोग आते हैं लेकिन लार्ज अमाउंट डिपॉजिट होता है, यानी लो इसमें क्या, जैसे इसमें था लार्ज वॉल्यूम लो ट्रांजेक्शन, इसमें क्या है लो वॉल्यूम लार्ज ट्रांजेक्शन। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसमें क्या है, जो रिटेल बैंकिंग है वो सर्विसेज कौन कौन से देते हैं, जैसे डिपॉजिट आप रख सकते हो, सेविंग्स अकाउंट है, चेकिंग अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आप इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। साथ साथ लोन जो है वो इंडिविजुअल और सेफ्टी डिपॉजिट भी प्रोवाइड वहाँ पे किया जाता है, लोकल फैसिलिटी साथ में। जबकि ये क्या है, इंडिविजुअल पर्पस में है। ठीक है, जो रिटेल बैंक है वो इंडिविजुअली होता है, जबकि होलसेल बैंक कॉर्पोरेट हो गया, आपका बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, इनमें होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल जो रिटेल बैंकिंग में आते हैं, जैसे ICICI बैंक हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये रिटेल बैंकिंग के एग्जांपल है। जबकि होलसेल बैंकिंग जो लार्ज अमाउंट में डील करते हैं, लार्ज कैपिटल होता है, उसमें वो क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक की बात करते हैं, शुरू में कैसे आया था, एक हाउस फाइनेंसिंग कंपनी के तौर पे आया था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया, इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे, फिर धीरे धीरे बैंक की तरह इसने रूप ले लिया था। ठीक है, सबसे पहले HDFC कैसा है, होम फाइनेंस कंपनी की तरह आया था। अब हम लेंडिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। ठीक है, यानी लेंडिंग मतलब उधार लेने की प्रैक्टिस। अगर इन केस बैंकरप्सी हो रही है, गवर्नमेंट इतनी हेल्प नहीं कर पा रही है, तो आपके लेंडिंग प्रैक्टिस होती है, इन्हें उधार लेकर के आप शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी हम थोड़ी बहुत पूंजी इधर उधर से ले सकते हैं। तो इसमें दो एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन है, जैसे कि प्योर बैंकिंग और मिक्स बैंकिंग। प्योर बैंकिंग होता है कमर्शियल बैंक, ये आपका जो होता है ये शॉर्ट टर्म्स लोन ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आप ट्रेड कर सको, कॉमर्स कर सको, साथ से इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करो। जबकि मिक्स बैंकिंग जो होता है, यहाँ पे आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, साथ से इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये डिपॉजिट भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। अगर आपको बैंक शॉर्ट टर्म लोन दे रही है तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो मिक्स्ड बैंकिंग में क्या बेनिफिट होता है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन इसे प्रमोट कर सकते हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को आप बूस्ट करो, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बूस्ट करो, यानी सर्विस सेक्टर है और जो प्राइमरी सेक्टर यानी जो एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल जहाँ से मिलते हैं, तो वो भी किसी ना किसी तरह से एनहेंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, जबकि प्योर बैंकिंग जो होती है ये आपके लो लेवल पे ही काम करती है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में ही देती है। यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होते हैं जो कि मिनिमम लेस देन 1 ईयर्स के लिए होते हैं। ये आपकी क्वार्टरली होते हैं, जैसे 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 9 मंथ हो गया, 12 मंथ हो गया, तो इसी बेसिस पे रहते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कौन से होते हैं, जो कि 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स के लिए आप उसे रीपे करने का ड्यूरेशन मिलता है आपको। प्योर बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूके बैंकिंग सिस्टम इसे अडॉप्ट कर रखा है, और जो मिक्स्ड बैंकिंग है वो जर्मन बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन, कि कौन कौन सी एक्टिविटी उन्होंने ले रखी, तो इसके हिसाब से दो तरह के बैंक होते हैं, एक नैरो बैंकिंग होती है, यूनिवर्सल बैंकिंग। नैरो बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग मैंने पहले ही स्लाइड में डिस्कस कर दी थी, जिसमें हमने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताया था, फिर भी एक बार बता देते हैं। जो यूनिवर्सल बैंक होता है ये आपको ऑफरिंग ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे कि रिटेल सर्विसेज भी देते हैं, होलसेल सर्विसेज भी देते हैं, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, कैपिटल मार्केट्स भी होता है, यानी सब आपको ऑल इन वन एट अ वन प्लेस। ठीक है, साथ साथ इस यूनिवर्सल बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो 1998 में नरसिम्हा कमेटी लाई थी, साथ साथ SH खान कमेटी भी आई थी उसके बाद, उन्होंने भी इसी कंसेप्ट को दिया था। तो इसमें क्या हुआ था, बेसिकली आपको मर्ज करने का कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। SBI तो खैर 1959 में मर्ज हो गई थी, 5 अपने स्टेट सब्सिडरी 5 जो सब्सिडरी बैंक थी SBI की, पटियाला हो गया आपका, पटियाला, ट्रेवनकोर, मैसूर हो गया, बीकानेर एंड जयपुर हो गया। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से कुछ 5 बैंक थी। ठीक है, आपको देख लीजिएगा। HDFC बैंक इसमें बाद में आई और सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक भी उभर के आया, और HDFC बैंक आज का सबसे बड़ा यूनिवर्सल बैंकिंग का एग्जाम्पल है इंडिया में। ठीक है, नैरो बैंकिंग का पेमेंट बैंक आपको मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। यूनिवर्सल बैंकिंग में आपका जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, जो आपको हर सेक्टर में आपको लोन दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ जो इसमें फीचर्स होते हैं ये बहुत ही नैरो बैंकिंग में रिस्क कम होता है, जबकि यूनिवर्सल बैंकिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो नैरो बैंकिंग में आप 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन जो यूनिवर्सल बैंक है उसमें बहुत अमाउंट आप मनी रख सकते हैं। इसमें हाई सिक्योरिटी एसेट, और जो नैरो बैंकिंग है ये मोस्टली गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसी में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड में मोस्टली खर्च करती है। साथ साथ हम ओनरशिप की बात करें तो 2 तरह के बैंक हमने और देखने को मिलते हैं, जैसे चेन बैंकिंग हो गया और ग्रुप बैंकिंग हो गया। ठीक,
तो जब 3 और 3 से ज़्यादा बैंक एक साथ किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर या जो चेयरमैन होगा वो या तो आपसी सलाहकार से होगा, सहमति से होगा आपसी, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, या वो आपस में एक एक को चुनेंगे, एक को अपॉइंट करेंगे और वही उन दोनों बैंकों या तीनों बैंकों जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें सम्मिलित हैं उनको रेगुलेट करता है। जैसे कि सबसे बेहतर एग्जांपल करूर व्यास बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक, ये आप इसमें सिंबल देख रहे हैं, करूर व्यास बैंक का है और एक लक्ष्मी व्यास बैंक का है, ठीक। तो हेड ऑफिस क्या होता है, बेनिफिट क्या है, हेड ऑफिस सेम प्लेस पे होगा, तो मैनेजमेंट पॉलिसी बहुत ही सिंपल होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, ज़्यादा क्योटिक रश नहीं होता वहाँ पे, ईजिली डिसीजन ले सकते हैं, फास्ट प्रोसेस होता है। ये सारे हमने एडवांटेजेस हैं जो कि हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लिमिटेड हुआ, आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो रिसोर्सेज का, ठीक है। बहुत ही एफिशिएंट कंडीशन सिस्टम होता है बैंकिंग का। रिस्क इसमें नहीं होते हैं क्योंकि दो बैंक हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि आपस में डिस्कस करते हैं और एक बेटर तरीका निकालने में हेल्प करते हैं। चीप सिस्टम होता है बैंकिंग, आपको दो अलग अलग बैंक आपस में मर्ज हो जाएंगे, 3 बैंक मर्ज हो जाएंगे तो आपको अलग अलग ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग मैनेजमेंट रखना नहीं है, अलग अलग आपको पासबुक है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ऑल इन वन एक ही साथ हो सकता है। डीमैट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी लिमिटेड, बस ये कि जो प्रॉफिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आपका अच्छा चला है तो आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिट या अपना पार्टनरशिप नहीं उसमें मतलब बोल सकते हैं उनको। साथ साथ जो ये जो बैंक होते हैं चेन बैंकिंग, कभी सोशल वेलफेयर के लिए काम में नहीं आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज होती हैं, सोशली इनको कोई मतलब ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। अब हम ग्रुप बैंकिंग की बात करें, ग्रुप बैंकिंग वो कंपनीज या सब्सिडरी कंपनी होती हैं जो कैरी करते हैं बैंकिंग बिजनेस। ये जो ग्रुप बैंकिंग कंसेप्ट था ये आपको यूएस में डेवलप हुआ था। ग्रुप बैंकिंग है, यूनिवर्सल बैंकिंग है, यूनिट बैंकिंग है, वो मोस्टली यूएस से ही आया है सारे, ठीक है। अभी इंडिया में भी जो एग्जांपल जैसे एसबीआई ने कि अपने 5 सब्सिडरीज़ को मर्ज कर लिया था 1959 में, ठीक है, एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो ये भी कि ग्रुप बैंक यानी कई सारे जो बैंक है वो आपस में ग्रुप बना के एक तरह से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मेरिट है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, एडिक्वेट लिक्विडिटी आप कर सकते हो, साथ साथ क्योटिक नहीं होता है। आप अलग अलग ब्रांच में भी, अगर आप पटियाला में हो तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में जाकर जाओ तो वो भी आप मतलब अगर वैसे तो इस समय नहीं है, अगर होगी आस इन केस, तो वो सारा पैसा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा और वो सारी रेगुलेशंस और रूल्स जो हैं वो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही मॉनिटर की जाएंगी। भले ही आप बीकानेर में हैं, जयपुर में हैं, या हैदराबाद या पटियाला ट्रेवनकोर के किसी भी स्टेट ब्रांच में हैं, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, उससे ही आपको सारे रेगुलेट और मॉनिटर किया जाएगा। को डीमेरिट क्या है ग्रुप बैंकिंग की, जैसे कि आपका राइट कंट्रोल नहीं होता है, राइट कंट्रोल इसमें प्रॉब्लम होता है, लेस मोबिलिटी ऑफ फंड्स होती हैं, बहुत ही कम ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं, देख लीजिएगा आप। तो सम अदर पेकुलियर बैंक जैसे रिलेशनशिप बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ठीक है। रिलेशनशिप बैंकिंग जो होता है ये आपका मोस्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा होता है। रिलेशनशिप बैंकिंग मतलब आप जो कस्टमर के साथ एक रिलेशन बना के रखते हैं बैंकर, जैसे कि आप किसी प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी में जाइए, आईसीआईसीआई में जाइए, तो वहाँ पे क्या है, ऑल इन वन सर्विसेज, पहली बात तो वो हो गया। दूसरी बात, ऑल इन वन सर्विसेज के साथ साथ आपको एक बहुत सारे वहाँ मैनेजमेंट होगा, अलग अलग काउंटर होगा, कहीं पे इंश्योरेंस का होगा, कहीं पे हेल्थ कवर आपको दिया जाएगा, कहीं पे आपको कार लोन फैसिलिटीज़ है, कभी हाउसिंग के लिए आपको लोन के लिए अलग होगा, लोन यानी लोन डिपार्टमेंट अलग हो गया, इंश्योरेंस अलग हो गया, शेयर होल्डिंग में स्टॉक मार्केट में जाना वो अलग हो गया, डिपॉजिट के लिए अलग जाना, अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट के लिए अलग, यानी आपको एक ही जगह में सारी सर्विसेज होगा। ये यूनिवर्सल का कंसेप्ट यहाँ पे रिलेशनशिप में भी आता है। साथ साथ जो रिलेशनशिप के जो एम्प्लॉयज़ है वो कस्टमर की नीड्स को समझते हैं, उनसे अच्छे से डिस्कस करते हैं, बेटर फ्रेंडली नेचर बनाते हैं और फिर उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक क्या होता है, आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है, आप बस एक मिस कॉल दीजिए, वहाँ से उनका एजेंट आएगा बैंक वालों का, वो आपके घर आएगा, आप उसको कैश दीजिए, वो आपका अकाउंट खोलेगा, आपके सिग्नेचर लेगा, नेसेसरी डिटेल आपको जो भी चाहिए, आधार कार्ड ये सारी डिटेल वो कलेक्ट करेगा और सीधा वो आपका अकाउंट कुछ फ्यू मिनट्स में ही आपके घर आके वो खोल देगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग यानी आप जस्ट एक मिस कॉल दीजिए और वो आपका सारा काम मतलब बैंक खुद करेगा घर आके। इसमें क्या होता है, डिपॉजिटर क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक का एक एग्जांपल मैंने दिखा रहेगा, जैसे डिपॉजिटर है, ठीक है, आप उसने क्या स्मॉल बैंक में किया और फिर वो बिगर बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब वो सारा मनी क्या ऑटोमेटिकली बिगर बैंक से रेगुलेट होगा। बीच में स्मॉलर बैंक हो सकते हैं, ये ब्रांचेज हो सकते हैं, एजेंट्स उनके हो जाते हैं वहाँ उसके नीचे, और फिर लास्ट में डिपॉजिटर आ जाता है। सिस्टम टू लिंक यूनिट बैंक, इसमें क्या है, अलग अलग बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है, यानी उनको लिंक किया जाता है बिगर बैंकों से यानी हेड ऑफिस से
डेवलप टू रिमूव डिफिकल्टी, जो यूनिट बैंकिंग सिस्टम है उसके डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए ही कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग को लाया गया है। थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग अ बैंक कैन कैरी आउट बिजनेस ट्रांजेक्शन एनी अदर प्लेस वेयर इट डज नॉट हैव, जहाँ पे उसका ब्रांच नहीं है वहाँ भी वो जा सकता है। जैसे कि अब एजेंट, मैंने आपको बताया ना, एजेंट भेज करके जहाँ पे ब्रांच नहीं है वहाँ पे भी आप उनका अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, इस्लामिक बैंक और वर्चुअल बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग जो है वो बैंक होते हैं जो कि शरीयत लॉ पे फॉलो करते हैं, और ये इनका जो प्रिंसिपल है वो कभी भी जो प्रॉफिट को इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट को यूज़ करने का नहीं होता, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता है इंटरेस्ट जो होता है आपको सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, जो प्रॉफिट है लॉस है आपस में शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो एक दूसरे का बैकअप करेंगे, हेल्प करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ कलेक्शन, जो कि इंटरेस्ट को है वो प्रोहिबिट है, यानी प्रोहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है इंटरेस्ट को लेने में, इसको रिबा कहा जाता है, इंटरेस्ट को रिबा कहा जाता है। और ना ही आप लेंडर से ले सकते हो, ना ही आप डिपॉजिटर से ले सकते हो, यानी जिसको लोन दे रहे हो उससे भी आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते, और डिपॉजिटर से भी आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते उसको। प्रॉफिट थ्रू इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है, यानी प्रॉफिट कैसे करते हैं, इक्विटी पार्टिसिपेशन, शेयर मार्केट में पैसे लगा के उनको प्रॉफिट मिलता है, और उससे जो भी होता है वो जितना भी इंटरेस्ट मिलता है या तो आप उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लगा दीजिए, नहीं तो अपने जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टर हैं, उनको इक्वली आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में प्रोहिबिट क्या क्या चीज़ें होती है, जो इन्वेस्टमेंट जो इन्वॉल्वमेंट जो इस्लामिक बैंकिंग इन्वेस्ट के लिए अवॉइड करता है, जैसे कि अल्कोहल के लिए होता है, गैम्बलिंग हो गया, पॉर्क हो गया, और भी कुछ फॉरबिडन आइटम्स है जिसको मना किया जाता है, वो गलत होते हैं, उनको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग एक काफ़ी अच्छा तरीके का बैंक है। इंडिया में भी इस बैंक को यूज़ किया गया था अहमदाबाद वगैरह में, लेकिन ज़्यादा चला नहीं, तो इसे फिर मतलब ख़त्म ही हो गया लगभग इंडिया से। तो ये इस्लामिक बैंकिंग के बारे में देखा, और अब हम वर्चुअल बैंकिंग बात करें तो वर्चुअल बैंकिंग क्या होता है, इनकी एक भी ब्रांचेस नहीं होते हैं, ट्रांजैक्शन जो होते हैं ओनली एंड ओनली ऑनलाइन मोड से होते हैं, सबसे क्विकेस्ट वे होता है बैंकों का, और बहुत ही चीपेस्ट, क्योंकि टाइम भी बचाता है, मनी भी बचाता है आपका। कोई आप किसी भी 24/7 कभी भी थ्रू आउट द ईयर किसी भी दिन आप बैंक सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, चाहे रात के 12 बजे, चाहे आपके सुबह दोपहर या गर्मी, कभी भी आप उनको सर्विसेज को यूज़ कर, चाहे दिवाली हो, होली हो, किसी भी फेस्टिवल, अगर भले ही बैंक हॉलीडेज़ हैं लेकिन आप उनको सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ लेस ओवरहेड कॉस्ट है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो जितना भी ये जो वर्चुअल बैंक है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि जितना इनका जो मनी जो आपको प्रॉफिट मेकिंग होती है वो लगभग डिवाइड कर देते हैं आपस में कस्टमर्स को, जिससे कि ये हाई इंटरेस्ट गिविंग बैंक्स होते हैं। जैसे कि आपका एटीएम सर्विसेज हो गया, एटीएम में आप देखते हैं कि एटीएम जो एक किया तो कैश मतलब विड्रॉ करने के लिए होता है, डिपॉजिट करने के लिए भी आजकल एटीएम मशीन्स आ गई, मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग होती है आपकी, पेमेंट बैंक्स होते हैं। तो ये सारे बैंक्स क्या है, ये आपको क्या बताते हैं, वर्चुअल बैंक। आप बैंक भले ही बंद है, आप एटीएम खुला होता है, आप एटीएम में जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं, या एटीएम से आप मनी निकाल सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग से आप घर बैठे कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से आप कोई भी फी डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक हो गया, आप कोई भी सर्विसेज या चैरिटी में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसके बारे में समरी बात कर रहे थे, अगर वन लाइनर क्वेश्चन देने से बेहतर है कि समरी हम समझ लें। वर्चुअल बैंक अभी आपने डिस्कस किया, आपको कोई बैंक ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है, और जस्ट वन क्लिक में आप कर सकते हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट बैंक हो गया आपके, ठीक है, और आपका नेट बैंकिंग हो गया, एटीएम्स हो गए। तो इस तरह से होलसेल बैंकिंग क्या होता है, लार्ज कस्टमर होते हैं, लार्ज कस्टमर मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाले हो गए। रिटेल क्या हो, हर एक इंडिविजुअल को डील करना है। नैरो बैंकिंग जो आपको लिमिटेड लेस नंबर ऑफ रिस्क होता है, मोस्टली पेमेंट बैंक इसके एग्जांपल गए। यूनिवर्सल बैंक वो बैंक हो गए जो कि ऑलराउंडर होते हैं, हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया आपका, ये सारी सर्विसेज का यूनिवर्सल बैंक के ऑल इन वन होते हैं। ठीक है, ब्रांच बैंकिंग बहुत सारी ब्रांचेस खोल रहे हैं, उससे क्या होता है, हैफाजर्ड नहीं होता है, क्योटिक कंडीशन नहीं होती है, आप लेस इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम होती है आप उससे सेफ रहते हो। ठीक है, बैकअप के लिए बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं आपके। ठीक है, और ब्रांच बैंकिंग बता दें। इस्लामिक बैंकिंग क्या है, जो शरीयत लॉ पे फॉलो करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है वो शेयर मार्केट से वो अर्न कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट बैंकिंग जो होते हैं वो आपका यूएस का कंसेप्ट है, एक ही जगह पे सारे एक ही जगह पे ब्रांच होती है, ब्रांच का एक ही हेड ऑफिस होता है। ब्रांच अवॉइड करते रखने से, जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकों का कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि यूनिट बैंकिंग में आप कभी भी अगर
के डिप्रेशन, जैसे ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था 1929 से 1930 के 32 के बीच में, तो इसमें क्या है, एक ही ब्रांच होने से काफ़ी प्रॉब्लम होती, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता, और यही रीज़न था यूनिट बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग हो गया, ठीक है, इस तरह के बैंक का क्या इस जो ट्रेंड है वो बहुत कम हो गया था ग्रेट डिप्रेशन के बाद में। और मोस्टली जो ब्रांचेस थे उस समय के बाद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद मोस्टली जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी से वो ब्रांच बैंकिंग को ही अब प्रमोट कर रही थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि और भी बच्चे इसका मज़ा ले सके, समझ सके, पढ़ाई कर सके। ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ओम शांति।